नमस्कार। कल अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कल हमने कालीबंगा और आहड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज गणेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गणेश्वर सभ्यता, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न आता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर की सभ्यता कहलाती है। गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर की सभ्यता सीकर जिले में नीम का थाना तहसील, जिला सीकर, नीम का थाना तहसील में कांकली नदी के तट पर, कौन सी नदी है? कांकली नदी के तट पर स्थित है। ये वही कांकली नदी है जो खंडेला की पहाड़ियों से निकल करके और सीकर झुंझुनू में बहती है और चूरू जिले की सीमा से पहले युक्त हो जाती है। ये बात अपन ने पहले भूगोल के अध्ययन में पढ़ी थी कि कांकली नदी जो है ये अंतर प्रवाही नदियों में है, अंतर प्रवाही क्रम की नदियों में शामिल होती है। तो कांकली नदी के तट पर सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में स्थित है गणेश्वर की सभ्यता। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के नेतृत्व में, रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में सन 1977-78 में हुआ। सन 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इस स्थान का उत्खनन हुआ। यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, क्या साक्ष्य मिले हैं? तो जैसा कि ऊपर लिखा है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, क्योंकि यहाँ पर तांबे से बने हुए उपकरणों की और तांबे से बने हुए बर्तनों की प्रचुर मात्रा मिली है। यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ ताम्र उपकरण और तांबे के बर्तन मिले हैं। तो ताम्र उपकरण और बर्तनों की यहाँ प्रचुरता है। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि यह जो तांबे के बर्तन और उपकरण मिले हैं, इनमें तांबे की मात्रा 99% तक की है। यानी इतने शुद्ध तांबे के उपकरण अन्य कहीं से नहीं मिले हैं। और संभवतः इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। 99% तांबा होने का मतलब ये है कि तांबा बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध था। तो 99% तांबे वाले बर्तन यहाँ से मिले हैं। यहाँ से मिली है तांबे की कुल्हाड़ियां, तीर, मछली पकड़ने के कांटे, चित्रित बर्तन गणेश्वर से मिले हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, काले और नीले रंग के मृदभान, काले और नीले रंग के मिट्टी के बर्तन चित्रांकन वाले यहाँ से मिले हैं। इसे ब्लैक एंड ब्लू पेंटेड वेयर सिविलाइजेशन की श्रेणी में रखा जाता है। ब्लैक एंड ब्लू पेंटेड वेयर सिविलाइजेशन, यानी काले और नीले रंग वाली मृदभान वाली संस्कृति में इसको शामिल किया जाता है। यह जो सभ्यता है, इसका जो काल इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेताओं ने बताया है, वो लगभग 2800 ईसा पूर्व का है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसे 2800 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता बताया है। का मतलब ये होता है कि यह प्राक्तः हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। यानी हड़प्पा या यूं कहे सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी संस्कृति उससे पहले की है, और उसके काल में भी ये निरंतर थी। और जो एक महत्वपूर्ण बात आप नोट करें कि इस स्थान से संभवतया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबे की वस्तुएं बेची जाती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, वहां से इसके संबंध रहे थे। यहाँ से तांबे की सप्लाई मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को की जाती थी। क्योंकि देखिए
क्षेत्रीय नजदीकी है और आज भी वहां तांबा उपलब्ध है, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता से संपर्क रहे होंगे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को तांबे का निर्यात करती थी ये सभ्यता जो है, ऐसा माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता के बाद में बेराट की सभ्यता, बेराट अथवा विराटनगर जयपुर जिले में है। बेराट की सभ्यता जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के तट पर, इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, बाणगंगा नदी के तट पर इस सभ्यता की खोज हुई। बाणगंगा नदी जो बेराट की पहाड़ियों से निकल करके यूपी में आगे यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। और जयपुर शहर को बिशुलपुर से पहले जो महत्वपूर्ण जल का स्रोत जयपुर शहर के लिए था, जमुआ रामगढ़ बांध, वो है इसी बाणगंगा नदी पर है। ये बात अपन मैं इसलिए बीच बीच में चर्चा करता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और जो बातें अपन ने पहले पढ़ी है उन्हें भूले नहीं। तो बाणगंगा नदी बेराट की पहाड़ियों से निकल करके ये यमुना के सहायक है। अगर अच्छी बारिश होती है तो, नहीं तो इसका पानी यमुना तक नहीं पहुंचता है। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ बांध है और इसी नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे बेराट की सभ्यता कहा जाता है। बेराट की सभ्यता का उत्खनन सर दयाराम साहनी के निर्देशन में, दयाराम साहनी के निर्देशन में 1936-37 ईस्वी में किया गया, यानी आजादी से पहले यहां पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। इससे भी बहुत पहले 19वीं शताब्दी में ही कैप्टन बर्ट ने यहां से अशोक के शिलालेख खोज निकाले थे, उसकी चर्चा में आगे करूंगा। लेकिन उत्खनन जो किया गया इसका 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और पुनः उत्खनन जो किया गया आजादी के बाद वो 1962 में, पुनः उत्खनन 1962 में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के नेतृत्व में पुनः उत्खनन किया गया। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता जिन प्रमुख स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर जो स्थल पुरातात्विक स्थल पाए गए हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनमें 3 प्रमुख पुरातत्व स्थल है बेराट की सभ्यता में, जिसे बीजक पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी या भीमसेन की डूंगरी तथा महादेव डूंगरी या महादेव जी की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी और बीजक डूंगरी अथवा बीजक पहाड़ी, यह बेराट सभ्यता के 3 प्रमुख स्थल है। और पास में ही बाबरू गांव है जहां से अशोक का शिलालेख मिला है। अशोक का शिलालेख मेजर बर्ट ने खोजा था, जिसे बाबरू के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। बाबरू गांव में मिला। इसमें ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है जिस पर बुद्ध संघ और धम्म का उल्लेख है। ये प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शिलालेख में बुद्ध संघ धम्म का उल्लेख है। तो बाबरू शिलालेख है, उसमें बुद्ध संघ और धम्म का उल्लेख है। इसके बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम और कार्लाइल मौर्य ने फिर से अशोक का दूसरा शिलालेख इस स्थान से खोज निकाला था और बहुत सारे मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ पर खोजे गए हैं, जिनकी अपन आगे चर्चा करते हैं। बेराट की सभ्यता का संबंध मौर्यकालीन संस्कृति से भी रहा है। बेराट में पास में बाबरू गांव है, वहां से अशोक का शिलालेख मिला है। मौर्यकालीन शासक अशोक महान का बाबरू शिलालेख बेराट सभ्यता से मिला है। इस शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में की। कैप्टन बर्ट ने 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज की। ये जो बाबरू का शिलालेख है, इसकी क्या विशेषता है? बाबरू का शिलालेख
ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में इस पर बुद्ध संघ धम्म, इसमें बुद्ध संघ और धम्म का उल्लेख है। बाबलो गांव से मिला, कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया। यह अशोक का शिलालेख है। 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता में है ये। 1840 में इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में भेज दिया गया, तब से ये बनता है। तो बाबलो शिलालेख के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, बुद्ध संघ धम्म का उल्लेख है, जो इस बात का द्योतक है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और 1840 में इसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ले जाया गया अंग्रेजों के काल में, और यह सोसाइटी कोलकाता में है। भीमसेन डूंगरी जो एक अन्य स्थल बीजक डूंगरी, भीमसेन डूंगरी और महादेव डूंगरी में से भीमसेन डूंगरी से एक दूसरा शिलालेख, वो भी अशोक का ही है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने और कार्लाइल महोदय ने 1872 में खोज निकाला। तो एक शिलालेख बाबू से मिला है और एक शिलालेख भीमसेन डूंगरी से मिला है, जो बैराट में बीजक की पहाड़ी है। बीजक पहाड़ी जो है, वहां से बीजक पहाड़ी से एक बौद्ध मठ मिला है। बौद्ध मठ मिला है, एक खंडहर मिला है 8-10 कमरों का, जिसे बौद्ध मठ होना बताया गया है पुरातत्ववेताओं के द्वारा। बौद्ध मठ के अलावा वहां पर एक बौद्ध स्तूप भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि उसका निर्माण अशोक महान ने करवाया होगा। तो बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ और बौद्ध धर्म से संबंधित शिलालेख मिलना इस बात का द्योतक है कि ये संस्कृति मौर्यकालीन भी रही थी, यानी कि मौर्यों का यहाँ पर शासन रहा होगा। यहाँ से बैराट से बहुत सारे मिट्टी के बर्तन मिले। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है, प्राचीन जो बर्तन मिले हैं उनमें धातुओं के बर्तनों का अभाव है, जबकि मिट्टी के बर्तनों की प्रचुरता यहाँ पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर सूती कपड़े में बंधी मोहरें मिली है। सूती कपड़े में बंधी चांदी की मोहरें मिली है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये चांदी की मोहरें हैं। सूती कपड़े में बंधी चांदी की मोहरें मिली है। इन चांदी की मोहरों में से 8 तो पंचमार्क है, जिन्हें हम आहत मुद्रा कहते हैं। आहत या पंचमार्क, ये मुद्राएं जो है इनके ऊपर आहत करके, यानी चोट मार करके निशान बनाया जाता है, पंच करके, इसलिए इसको पंचमार्क या आहत मुद्रा कहा जाता है। ये राजस्थान में शुरुआती दौर में जो मुद्राएं थी उनमें आहत मुद्राएं यही थी। तो पंचमार्क जो मुद्राएं हैं उनकी संख्या 8 है, जो कि बैराट से मिली है, एक सूती कपड़े में बंधी हुई। और इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी शासकों की 28 मुद्राएं हैं। 28 हिंदी यूनानी और 8 पंचमार्क, यानी लगभग ये 36 मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई है, एक ही कपड़े में बंधी हुई, जिनमें से 8 पंचमार्क है और 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक है। इंडो ग्रीक यानी जो हिंद यूनानी शासक थे, या जिनको इंडो बैक्टीरियन कहा जाता है, या जिनको यवन कहा जाता है। और यवनों में भी इसकी पहचान की गई है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हिंद यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं हैं। मिनांडर, या जिसे मिलिंद के नाम से जाना जाता है, यूनानी में से मिनांडर कहा जाता है और भारतीय से मिलिंद के नाम से जानते हैं। एक
ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न, वो इसी से संबंधित है। तो मीनांदर की मुद्राएं मिली है बेराट से 28। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वैनसांग 634 ईस्वी में यहां आया था। यह हर्षवर्धन का काल था। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हर्ष ने शासन किया और हर्ष के शासन काल में वैनसांग ने भारत की यात्रा की थी। वैनसांग विमान भी आया और वैनसांग बेराट भी आया, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। वैनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम सी यू की है, सी यू की, यह वैनसांग की रचना का नाम है। वैनसांग चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए। हर्ष उस समय उत्तर भारत का सबसे प्रभावी शासक था और वैनसांग ने बेराट की यात्रा की और वैनसांग ने बेराट में बेल और भेड़े बहुत अच्छी होने की बात कही है। यानी कि वैनसांग ने जानकारी दी है कि बेराट में बहुत ही अच्छी नस्ल के यक है और बहुत ही अच्छी नस्ल के बैल और भेड़े वहां पर पाई जाती है। इस तरह का उल्लेख वैनसांग ने किया है। तो वैनसांग यहाँ पर आया था। बेराट से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। ये जयपुर जिले में है, पानगंगा नदी के तट पर है। बाबरू का शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा वैनसांग वाली बात, इंडो ग्रीक मुद्राएं, पंचमार्ग मुद्राएं यहाँ पर मिलना, ये सारी बातें बताती है कि ये सभ्यता काफी लंबे समय तक रही और आगे पुराने जमाने में मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही थी। महाभारत काल का जो मत्स्य जनपद था वो उसकी राजधानी बेराट या विराट नगरी ही थी। तो महाभारत काल से पहले के साक्ष्य भी मिले, महाभारत काल के बाद के साक्ष्य भी यहाँ पर पाए गए और 7वीं शताब्दी तक के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण सभ्यता राजस्थान की रही है। अगली सभ्यता बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता, बागोर ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है और यहाँ लंबे समय तक सभ्यता रही थी। तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का यह स्तर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर, जान रहे, कोठारी नदी के तट पर, ये वही कोठारी नदी है जो राजसमंद जिले के दिवेर से निकल करके और भीलवाड़ा में नंदराई के निकट बनास में आती है। भीलवाड़ा जिले में इस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, कोठारी नदी। इसी कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले में बागोर में महासतिया नामक स्थान पर उत्खनन किया गया। महासतिया नामक स्थान है बागोर में, वहां पर इस सभ्यता के स्तर मिले हैं। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने सन 1967 से 70 के बीच में, सन 1967 से 70 तक इन्होंने यहाँ उत्खनन का कार्य किया। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो उत्खनन में साक्ष्य मिले हैं वो उनको 3 स्तरों में बांटा हुआ है। 3 स्तर मिले हैं और उनमें जो पहला है वो सबसे पुराना है 4480 ईसा पूर्व से लेके और 3285 ईसा पूर्व, 3285 ईसा पूर्व तक ये साक्ष्य यहाँ पर दिया। इसका काल निर्धारित किया गया है कि ये जो साक्ष्य है ये 4480 ईसा पूर्व से लेकर के 3285 ईसा पूर्व के बीच के। और ये जो साक्ष्य है ये पाषाणकालीन मानव का, ये इस समय पाषाण काल में था, क्योंकि 4400 से ये 4500 ईसा पूर्व का मतलब होता है आज से लगभग 6500 साल पहले। यानी आज से लगभग 6500 साल पहले यह मानव निवास करता था। तो निश्चित रूप से वो उतना सभ्य नहीं था। यहाँ से जो वस्तुएं मिले उनमें महत्वपूर्ण है लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। लघु
पाषाण उपकरण और हथियार, औजार और हथियार, ये उपकरण मिले हैं और बहुत ज्यादा संख्या में मिले, जो इस बात को बताते हैं कि उस समय का मानव खाद्य संग्राहक था, आखेटक था। और एक जो महत्वपूर्ण बात मिली है, समाधान किया गया था, उस समय में भी समाधान किया गया है। और जो कब्र मिली है वो उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में दफनाया गया है शवों को, पश्चिम से पूर्व शवों को दफनाया गया है। तो जो पहला स्तर यानी कि जो सबसे पुराना है, क्या साक्ष्य मिले? लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और पत्थर के हथियार मिले हैं, और यहाँ समाधान जो है वो पश्चिम से पूर्व में किया गया है। दूसरा जो स्तर है, दूसरा जो चरण है सभ्यता का, ये 2765 ईसा पूर्व, यानी लगभग शैलो काल का है। 2765 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का है। ये जो दूसरा चरण है 500 ईसा पूर्व तक का, 2765 ईसा पूर्व से शुरू होगा। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से मिली है, वो एक तो पशुपालन के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले, पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, और कृषि के साक्ष्य मिले, खेती करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, और पशुपालन के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि इसका मध्य का चरण रहा, यानी 2765 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 500 ईसा पूर्व तक चलता है। ये भी पहले आर्किटेक्ट था, वहां से फिर पशुपालक बना, और उसके बाद में वो कृषि करने लगा। तो सभी चरण सिलसिलेवार रूप से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं बागोर के सभ्यता में। पशुपालन का यह विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य है, ध्यान रहे। मैंने आपको बताया कल, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहनत, हल से जुता हुआ खेत सबसे प्राचीन साक्ष्य कालीगंगा, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागो बेलवाड़ से प्राप्त। तीसरा जो चरण, ये सभ्यता का सबसे नवीन चरण, जो 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के, यानी भाजपा काल में भी यहाँ पर सभ्यता थी, और 4वीं सदी तक यानी गुप्तों के काल तक ये सभ्यता का ये तीसरा चरण है। भाजपा काल से लेकर के गुप्त काल 500 ईसा पूर्व से शुरू होकर के 4वीं शताब्दी तक यहाँ बहुत सारे लोहे के उपकरण मिले हैं। लोहे के उपकरण, लोहास्त्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इस काल के जो अन्य चीजें यहाँ पर मिली है, उनमें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समाधान पश्चिम से पूर्व किया जाता था, वो प्राथमिक स्तर में भी पश्चिम से पूर्व मिला, दूसरे स्तर में भी पश्चिम से पूर्व में ही मिला, लेकिन तीसरे चरण में आते आते समाधान की दिशा बदल गई, ये उत्तर से दक्षिण हो गया। मैं फिर बोल रहा हूँ, समाधान की कब्रों में शवों को दफनाने की दिशा जो थी, वो पहले 2 चरणों में पश्चिम पूर्व थी, अब उत्तर दक्षिण हो गई। उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए गए सब यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा शवों के साथ में अन्य सामग्रियां भी दफनाई जाती थी यहाँ पर, और उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी दफनाई जाती थी। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। महत्वपूर्ण साक्ष्य की बात करें, यहाँ से शीशे के आभूषण मिले, क्योंकि ये सभ्यता 4वीं सदी तक चलती है। यहाँ से जो बर्तन मिले हैं, बोतल के आकार के बर्तन मिले हैं, बोतल के आकार के बर्तन, यानी जो लंबोतरे हैं और जिनका मुख सकरा है। यहाँ शुरू से लेकर यानी कि 7000 साल पुराने से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के साथ एक साथ मिलते हैं, इसलिए इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय, प्रश्न आ सकता है आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता के लिए है? तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर की सभ्यता बेलवाड़ा है। इसे लघु पाषाण उपकरणों का घर भी कहा जाता है। लघु पाषाण उपकरणों का
घर, लघु पाषाण और कर्णों का घर भी इस सभ्यता को कहा जाता है और आदिम संस्कृति का सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये संस्कृति पाषाण काल से लेकर के और 4वीं शताब्दी तक चलने वाली सभ्यता है। यहाँ पर जो मकान मिले हैं, जो भवन मिले हैं, उनमें पत्थर और ईंटें दोनों का प्रयोग किया है। पत्थर से भी बनाए गए हैं और ईंट से भी यहाँ पर मकान बनाए गए हैं। तो आज हमने इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने गणेश्वर की सभ्यता की जानकारी प्राप्त की, विराट की सभ्यता की जानकारी प्राप्त की और बागोर की सभ्यता की जानकारी प्राप्त की। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। कल अगली सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे और कल इजाजत था कि इनके तमाम पॉइंट बता दिए जाए। सर ने मुझे कहा था कि आप बच्चों के लिए ये बता दो कि इसमें पूरा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस राजस्थान का इतिहास हमने शुरू से शुरू किया, शुरुआत से है और ये अब आगे लगातार चलेगा। मैं आपको इसका एक पाठ्यक्रम बना करके जो निर्धारित है, हालांकि राजस्थान का इतिहास सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। खूब टाइम आपके पास में अभी और इतिहास पढ़ने लायक टाइम है, तो आप इसका पूरा 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 उपयोग करें। धन्यवाद।